गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का 8वां अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पहले इसका पृष्ठभूमि देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा भी है, जिसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में, कि हमारे देश में लगभग 565 के करीब रियासतें थी और उन रियासतों को एकता के सूत्र में बांधना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस समय के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में काफी हद तक इन समस्याओं से निपटा लिया गया था, लेकिन ये समस्याएं इतनी ज्यादा थी कि एक ही बार में इनका पूरी तरह से निवारण करना आसान नहीं था, संभव नहीं था। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में भी अलग से राज्य बनाने की इच्छाएं आकांक्षाएं बलवती होती रही। 1980 के दशक में इस तरह की रीजनल एस्पिरेशंस ने, क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने काफी सिर उठाया। उस समय तक जो गैर कांग्रेसवाद है वो भी ढीला पड़ चुका था। राजनीति में कांग्रेस की पैठ दोबारा से बनती जा रही थी। तो उन परिस्थितियों में बहुत से ऐसे राज्य थे जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि केंद्र सरकार उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो, चाहे मेघालय का, नागालैंड का, असम का, तो इन राज्यों में अलग अलग तरह की समस्याएं थी और ये अपनी समस्याओं का हल भारतवर्ष से अलग रह करके खोजना चाहते थे। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की भावना पनपी। तो आज हम इस चैप्टर में पहले यही जानेंगे कि क्षेत्रवाद होता क्या है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षेत्रवाद की पनपने के क्या कारण है और उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। इन्हीं टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए क्षेत्रवाद क्या है ये जान लेते हैं। वैसे तो क्षेत्रवाद का अर्थ है अपने क्षेत्र से संबंधित लोगों की भावना, कि ये मेरा क्षेत्र है, इससे संबंधित मेरी भावना। और लेकिन इसका अर्थ संकुचित होता चला गया है। वर्तमान में इसका अर्थ संकीर्ण भावना से लिया जाता है, जिसमें एक क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र को श्रेष्ठ और अन्य क्षेत्रों को पिछड़े और हीन समझने लगते हैं और वहां की जनता के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और यही भावना देश की राष्ट्रीय एकता को गहरा आघात पहुंचाती है। अंडरस्टूड? क्या है क्षेत्रवाद? वो संकीर्ण भावना है जिसमें अपने क्षेत्र के प्रति तो लगाव और दूसरे के क्षेत्र को हीन भावना से देखना और उन लोगों के साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव करना, जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अंडरस्टूड? क्षेत्रवाद क्या होता है? तो क्षेत्रवाद पनपता क्यों है? क्या कारण है क्षेत्रवाद के पनपने के? सबसे पहला कारण तो हम देखेंगे भाषाई प्रांत रचना। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे देश में 1920 में ही इस बात की हामी भरी गई थी कि जब भारत आजाद होगा तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा। आजादी के तुरंत बाद तो ये गठन करना संभव नहीं था, क्योंकि भारत दो टुकड़ों में बट गया था। वैसे ही हिंदू मुस्लिम दंगे बहुत ज्यादा भड़क रहे थे। भाषा के नाम पर और एक बात को छेड़ना बिल्कुल भी राष्ट्र एकता के लिए सही नहीं था। लेकिन 1953 में आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर उपद्रव खड़े हो गए, आंदोलन शुरू हो गए और उसी बीच पोती श्री रामालू जी की आकस्मिक निधन हो गया। तो और ज्यादा दंगे भड़क गए। फिर सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना पड़ा और उसने भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पूरे भारत में बना दिए। अब भाषा के आधार पर रचना भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो एक भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों से अलग समझते हैं। तो इस वजह से अलग होने की भावना बलवती होती चली जाती है। तो पहली बात तो होगी भाषाई आधार पर राज्यों की रचना। दूसरी बात इसमें आती है भौगोलिक विस्तार। हमारा देश एक बड़ा देश है, 3000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में इसकी उत्तर से दक्षिण की तरफ है और 2500 के करीब इसकी जो लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है।
तो इस तरह से एक इतने बड़े देश में विविधताओं का होना लाजमी है। और दूसरी तरफ जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार है वो भी क्षेत्रवाद को पनपने को बुरा नहीं मानती। हमारी सरकार भी, हमारे नेतागण भी पहले से इस बात में विश्वास करते आ रहे हैं कि भारत की विविधता बनी रहनी चाहिए। तो ये भी एक कारण है क्षेत्रवाद की भावना बलवती होने का। तीसरी बात है आर्थिक स्थिति का वातावरण। आपने कई बार टीवी के माध्यम से या अन्य किसी न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि कोई न कोई राज्य इस बात के लिए सरकार को घेरता रहता है, सरकार का विरोध करता रहता है कि उनके राज्य को कम ग्रांट दी गई है या उनके राज्य की तरफ, उनके आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अगर सही मायने में भी देखें तो जैसे पंजाब है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और भी जो महाराष्ट्र है, ये काफी विकसित राज्य हैं। उनकी तुलना में जैसे असम, बिहार, मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की तुलना में ये राज्य अपने आप में आर्थिक दृष्टि से काफी समृद्ध राज्य हैं। ऐसे ही शहरों के बारे में भी देख लें, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वहां पर लोगों की इनकम भी अच्छी है और ज्यादातर उनके पहनावा में, खान पान में पाश्चात्यकरण की झलक भी हम देख सकते हैं। वैसे ही हमारे देश में कुछ शहर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। तो आर्थिक दृष्टि से जो ये असंतुलन है, किसी राज्य में तो बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, किसी राज्य में लोग भूख से मर रहे हैं। जो असंतुलन की स्थिति है देश में, वो भी अलगाववाद का या क्षेत्रवाद का एक बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक स्थिति भी एक बहुत बड़ा कारण है अलग से क्षेत्रवाद की भावना का। अब आती है बात सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में तो आपको पता ही है, हमारा देश विभिन्नताओं वाला देश है। अनेकता में एकता लाने की हर बार चेष्टा की गई है। हमारे देश में पहनावे, रीति रिवाज, धार्मिक प्रतिष्ठान सब कुछ हर 20 किलोमीटर के बाद बदल जाता है। तो जो ये सामाजिक व्यवस्था है, अपने आप को अलग से, अपने वेशभूषा अलग, अपना रहन सहन अलग, इन बातों की वजह से भी भारत में क्षेत्रवाद की भावना पनपती है और वो लोग अपने को दूसरों से अलग समझने लग जाते हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका। निसंदेह राजनीतिक दल भी क्षेत्रवाद की भावना में एक बहुत बड़ा उसमें अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं वो अपनी कुर्सी पक्का करने के लिए अपने क्षेत्र की तरफ विशेष लगाव दर्शाते हैं और लोगों के मन में ये भावना पैदा करते हैं कि सरकार उनके क्षेत्र विशेष को की अवहेलना कर रही है, अनदेखी कर रही है। तो जो छोटे छोटे कई राजनीतिक दल हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक दल है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और हरियाणा में भी जैसे है जनता जनहित पार्टी, और ऐसे ही महाराष्ट्र में है शिवसेना। तो ये जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपनी राजनीति को उस क्षेत्र विशेष में बढ़ाने के लिए लोगों में अपने प्राय की भावना को बढ़ाते हैं। अब बात आती है जातिवाद। जातिवाद तो चाहे संप्रदायवाद की बात हो, चाहे क्षेत्रवाद की बात हो, जातिवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। जाति के नाम पर आजकल तो जाति का राजनीतिकरण भी हो गया है। जाति के नाम पर राजनेता जो दल हैं, राजनीतिक दल वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और जाति को आधार मानकर ही उम्मीदवारों को उस चुनाव मैदान में टिकट देते हैं। तो जातिवाद की भावना भी क्षेत्रवाद को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। फिर है जनसंख्या विस्फोट। जैसे कि आपको पता है कि भारत की जनसंख्या दिनों दिन बहुत ज्यादा वृद्धि होती जा रही है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत दूसरे स्थान पर है। चाइना के बाद भारत का स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और बहुत बड़ी जनसंख्या को संतुष्ट करना किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक चुनौती होती है। और जब लोग संतुष्ट नहीं हो पाते तो अपने आप को अलग से महसूस करते हैं, सरकार से रुष्ट हो जाते हैं और उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनके क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। आप महसूस करते होंगे अभी जो महामारी का दौर है, इसमें भी आपने देखा होगा कि जगह जगह से अन्य राज्यों के मजदूर उन
जहां पर वे काम करते थे वहां से छोड़ करके अपने राज्यों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और उनमें ये भावना कहीं ना कहीं जरूर उनके दिमाग को असर डाल रही है कि अपना घर तो अपना घर ही होता है, अपना राज्य तो अपना राज्य ही होता है। इसलिए तो वो वहां से, जहां पर वो काम करते हैं, वहां से पलायन करके अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। और उन राज्यों में, उन लोगों में ये भावना और ज्यादा बलवती हो जाती है जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है और जिन राज्यों के लोगों को अलग से काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो आई होप आप इस क्षेत्रवाद की भावना को समझ गए होंगे, इसके कारण क्या है। गॉट इट? आगे चलिए। तो ये तो इसके कारण थे। अब आता है इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, राजनीति पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या इसके दुष्परिणाम हैं। तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो यही है कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब अलग अलग राज्य अपनी अलग अलग स्वायत्तता की मांग करेंगे तो देश उससे कमजोर पड़ता है, देश की प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो आइए देखते हैं इसके क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसके प्रभाव देख लेते हैं। पहले एक तो गंभीर सीमा विवाद। क्षेत्रवाद की भावना के कारण सीमा के ऊपर सीमा विवाद बहुत ज्यादा कई राज्यों में तनातनी के कारण बने हैं। जैसे हरियाणा में चंडीगढ़ के लिए, हरियाणा और पंजाब में चंडीगढ़ के लिए आपस में काफी तनाव रहता है। दूसरी बात, बेलगांव कर्नाटका में, वहां पर भी काफी, बेलगांव में कर्नाटका और केरल के बीच में काफी तनाव रहता है बेलगांव की जगह को अपने तरफ मिलाने के लिए। तो क्षेत्रवाद की भावना से गंभीर सीमा विवाद पैदा होते हैं। नहरी पानी विवाद भी आपने सुना होगा, जैसे कावेरी जल विवाद है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा पंजाब और हरियाणा के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा है, जो कि क्षेत्रवाद की भावना को पनपाता है। क्षेत्रवाद के कारण ही इस तरह की भावना पैदा होती है। ये दुष्परिणाम है क्षेत्रवाद की भावना का, क्योंकि हरियाणा वासी कहते हैं कि सतलुज यमुना नहर लिंक नहर बननी चाहिए जिससे हरियाणा के जिलों को पानी मिले, और दूसरी तरफ पंजाब भी अपना क्षेत्रवाद की भावना के कारण ही वहां के लोग उस पानी को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, उस नहर बनने के लिए जमीन नहीं दे रहे हैं। तो ये इस तरह के क्षेत्रवाद की भावना बलवती होने से इस तरह के सीमा विवाद, नहरी पानी विवाद उजागर होते हैं, जो कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आगे बात आती है भारतीय संघ से अलग होने की मांग। जब ये क्षेत्रवाद की भावना अपने परचम पर पहुंच जाती है, जब बहुत ज्यादा बलवती हो जाती है, तो उस जो आंदोलन करता है क्षेत्रवाद के लिए, जो स्वायत्तता की मांग करने वाले हैं, वो कहते हैं कि हमें तो अलग से राज्य बना दिया जाए। वो राष्ट्र, भारत राष्ट्र से अलग होने की मांग कर लेते हैं। जैसे कि असम में अलग से बोडोलैंड की मांग की गई है, और 1990 के दशक में पंजाब में भी अलग से खालिस्तान राज्य की मांग की गई थी। और ऐसे ही बहुत सारे राज्य कभी ना कभी कोई ना कोई इस तरह की मांग उठाते रहते हैं कि उन्हें राष्ट्र संघ से, भारत राष्ट्र से अलग होना है। तो ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। जब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना कम होती है, अपने क्षेत्र के प्रति लगाव बढ़ता है, तभी इस तरह की समस्याएं आती हैं। अब इसका प्रभाव संकुचित भावना के कारण हिंसात्मक आंदोलन। 1980 के दशक में आपने देखा कि जगह जगह पर स्वायत्तता के लिए आंदोलन चल रहे थे, और कई बार तो सरकार को लाठीचार्ज और पुलिस और फोर्स तक का इस्तेमाल करना पड़ा उन राज्यों को में शासन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। तो इस तरह के जो हिंसक आंदोलन है वो जन और धन दोनों की हानि पहुंचाते हैं। ये बहुत ही बुरा इफेक्ट है क्षेत्रवाद का। क्षेत्रीय दलों का उदय, ये भी एक बड़ा प्रभाव है। जैसे जैसे क्षेत्रवाद की भावना बलवती होती जाती है, लोग अपनी मांग के लिए अलग से अपने क्षेत्र का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल बना लेते हैं, जो उस क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखता है, देश के प्रति उतना लगाव नहीं दिखाता है। तो इस तरह से क्षेत्रवाद की संकुचित भावना से बहुत सारे क्षेत्रीय दलों का उदय होता है। इससे फिर किसी भी दल को, अगर केंद्र में देखें तो किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, और आजकल तो ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते आए हैं। जैसे तमिलनाडु का द्राविड़ मुनेत्रम कशगम जो दल है उसने बहुत बार केंद्र राजनीति में दखलंदाजी की है और कई बार तो सरकार बनाने और सरकार गिराने में इस दल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो क्षेत्रीय दलों का उदय होना, बहुत ज्यादा दलों का उदय होना भी क्षेत्रवाद का दुष्परिणाम है। अब बात आती है केंद्र राज्यों के बीच तनाव। जब क्षेत्रवाद की भावना बलवती होती है तो केंद्र और राज्यों के बीच झगड़े बढ़ते हैं। केंद्र सरकार राज्यों को जो ग्रांट देती है उसमें कई राज्य जहां पर केंद्र से संबंधित सरकार नहीं होती, मान लो केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो आपस में तनाव देखने को मिल जाता है। अगर टीवी के माध्यम से भी, समाचारों के माध्यम से भी, समाचार पत्रों के माध्यम से भी दोनों ही राज्य सरकार केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती रहती है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ग्रांट नहीं दी जा रही है, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का झुकाव भी सिर्फ उन्हीं राज्यों की तरफ होता है जिन राज्यों में उसके दल की सरकार है। और अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको ये महसूस भी होगा कि जैसे कि आज के दिन आए दिन अगर राजस्थान या महाराष्ट्र या फिर पश्चिमी बंगाल में जहां पर केंद्र सरकार के दल वाली सरकार नहीं है, वहां पर किसी न किसी मुद्दे के लिए आपस में केंद्र और राज्य के बीच में तनाव आम बात हो गई है। अब है विकास योजनाओं का क्रियान्वयन क्षेत्र के आधार पर। जब क्षेत्रवाद की भावना बहुत ज्यादा बलवती हो जाती है तो विकास की योजनाएं भी अपने अपने क्षेत्र में, जैसे जहां का सांसद है, जिस दल का बहुमत है, उस सांसद के क्षेत्र में विकास योजनाओं का भी ज्यादा उसकी तरफ जो ध्यान दिया जाता है, बशर्ते कि उन क्षेत्रों में जहां पर इसकी वास्तव में जरूरत है। तो विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी भेदभाव इसका दुष्परिणाम है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन अवश्य ही आता है पेपर में। अब बात आती है हमारी कि इनको दूर कैसे किया जाए, क्या लोकतंत्र के लिए ये सही है, और क्षेत्रवाद की भावना को कैसे कम किया जाए, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। वैसे तो हमारे लोकतंत्र में क्षेत्रीय विविधता को पनपने का पूरा मौका दिया गया है। हमारे नेता यही चाहते थे कि भारत की विविधता बनी रहे। संविधान में भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जो अलग से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। जैसे धारा 370 में जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान किया गया था, हालांकि वो तो धारा 370 अब हटा दी गई है। और दूसरी तरफ जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, उन राज्यों में भी धारा 371 के अनुसार अलग से उनकी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं। तो सरकार समय समय पर अब देखते हैं कि क्या क्या कदम उठाती है, क्या लोकतंत्र के लिए सही है इस तरह की भावना। नंबर 1 पॉइंट है इसमें, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की बजाय लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाया जाना चाहिए। जब जब क्षेत्रवाद की भावना उठती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो सरकार को चाहिए कि उनकी उस भावना को दबाए ना, उनकी लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए उन लोगों के साथ बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए। जैसे कि इसमें मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट के जो नेता थे लालडेंगा, उन्होंने जब असम में बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई विशेष मदद नहीं की गई थी। तो उस दौरान जो वहां की जनता थी वो केंद्र सरकार से काफी नाराज हो गई थी, और श्री लालडेंगा ने अपने अलग से कई विदेश में शरण ले ली थी, और वहां पर उन्होंने सशस्त्र विद्रोह को उन्होंने नेतृत्व किया था। लेकिन बाद में राजीव गांधी की सरकार के समय में उनके साथ बातचीत करके रास्ता निकाला गया और अब वहां पर शांति है। तो मुद्दा यह है कि जहां कहीं भी क्षेत्रवाद की मांग के लिए, स्वायत्तता की मांग के लिए आंदोलन होते हैं, वहां पर उस आंदोलन को दबाने की बजाय
उनकी बात सुनी जाए सरकार के द्वारा, और जहां तक संभव हो सके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। जैसे कि असम स्टूडेंट यूनियन है, बाद में असम गण परिषद बनी, उसके साथ भी जो बाहरी लोगों की समस्या थी उनके साथ, उसको भी सरकार ने सुना और बातचीत का तरीके के द्वारा समाधान निकाला। तो इस तरह से क्षेत्रवाद को बढ़ने से रोकने के लिए, राष्ट्रीयता को खतरा बनने से रोकने के लिए सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए, और बहुत बार सरकार ने ऐसा किया भी है। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट है सत्ता की साझेदारी प्रदान करना। यह भी होना चाहिए कि केंद्र सरकार में प्रत्येक प्रांत से कोई ना कोई अवश्य ही मंत्रिमंडल में शामिल हो। प्रत्येक प्रांत को कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जरूर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक प्रांत की सत्ता में साझेदारी होनी चाहिए। नहीं तो आपने देखा होगा कि सत्ता की साझेदारी के बिना आपस में बहुत ज्यादा तनाव हो जाते हैं, और कई बार तो अलग से राज्य बनने की मांग भी उठ जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देश में ही होता है, विकसित देशों में भी और छोटे देशों में भी इस तरह की मांगे उठती रहती है जहां पर भी लोकतंत्र है। जैसे इंग्लैंड में वेल्स है और स्कॉटलैंड है, इस तरह के अलग से राज्य बनाने की मांग उठती रहती है। ऐसे ही आपने बेल्जियम के बारे में भी पढ़ा होगा पहले, कि बेल्जियम में डच और फ्रेंच लोगों में तनाव था, अलग से राज्य बनाने की मांग हो रही थी। आयरलैंड में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में तनाव था, आपस में अलग राज्य की मांग हो रही थी। लेकिन इन समस्याओं को मिल बैठ करके सत्ता की साझेदारी दे करके सुलझा लिया गया। ऐसे ही प्रत्येक लोकतंत्र को अपनी क्षेत्रीयता की जो भावना है उसको समाहित करने के लिए राज्यों को स्वायत्तता या राज्यों को सत्ता में साझेदारी देनी चाहिए। तो सत्ता की साझेदारी देकर के भी हम क्षेत्रवाद की भावना को पनपने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, इन्हें स्वीकार करना। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है कि जरूरी नहीं है कि बड़े राज्यों में ही क्षेत्रीयता की मांग उठे, किसी भी लोकतंत्र में अलग से क्षेत्रवाद की मांग उठ सकती है, तो उनका आदर करना चाहिए। और ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए अभिन्न अंग है। इसी से पता चलता है कि किसी देश में सही मायने में लोकतंत्र है, क्योंकि लोग अपनी मांगों को सरकार के समक्ष ला पाने में सक्षम है। तो ये लोकतंत्र का अभिन्न अंग है। इस तरह की भावना का उठना बुरी बात नहीं है, सिर्फ उनका समय रहते समाधान हो जाना चाहिए। उस मांग को इतने ना पनपने दे कि लोगों का सरकार से विश्वास ही उठ जाए। सरकार को लोगों के प्रति अपना विश्वास कायम रखने के लिए प्रत्येक उठने वाली मांग पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब आती है बात क्षेत्रीय आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। आर्थिक विकास भी एक बड़ा कारण है क्षेत्रवाद की पनपने का। तो जो बड़े और छोटे की जो खाई है, जो विकसित और अविकसित की जो खाई है, उसको भरना भी सरकार का काम है। उन राज्यों में ज्यादा उद्योग धंधे लगाए जाने चाहिए जो यहाँ के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं, जहाँ पर खेती का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त नहीं है। वहां पर सिंचाई की व्यवस्था सरकार को करानी चाहिए, वहां पर शिक्षा के स्तर को बढ़ाना चाहिए, जिससे कि वो दूसरे राज्य हैं जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, वे अपने आप को अलग थलग या पिछड़ा हुआ या अपने देश से अलग महसूस ना करें। तो आर्थिक विकास भी संतुलित होना चाहिए। जिस राज्य को जितने ज्यादा जरूरत है उस राज्य को उतना केंद्र सरकार को देना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता का आदर करना। जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने पहले ही विविधता में एकता को स्वीकार किया है, और प्रत्येक राज्य की सांस्कृतिक जो धरोहर है उसको बनाए रखने के लिए भी हमारे नेताओं की दूरदृष्टि थी कि संस्कृति है प्रत्येक राज्य की अलग अलग, उसको कोई नुकसान पहुंचाए बिना हमें एकता के सूत्र में बंध करके रहना है। तो इन भावनाओं का भी हमें कदर करनी है, उनकी दूरदर्शिता की भी कदर करनी है, ताकि कोई भी राज्य या कोई भी संस्कृति अपने आप में घुटन महसूस ना करे।
नेक्स्ट है केंद्र राज्य सहयोग पर बल। जहां कहीं भी समस्या आती है तो केंद्र को बढ़ चढ़ करके राज्य का सहयोग करना चाहिए और राज्यों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र की एकता को खतरे में डालने वाली ऐसी कोई कार्यवाही ना करे। तो यहाँ पर ये हमारा एक मेन टॉपिक जो हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना पनपी और कैसे सरकार ने उसका समाधान किया और किस प्रकार से ये जो क्षेत्रवाद की भावना है एक देश के लिए खतरा बन सकती है, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा क्षेत्रवाद का अर्थ और उसके साथ साथ उसके कारण, उसके दुष्प्रभाव और उनसे कैसे निपटा जाए। थैंक यू। इसके स्नैपशॉट ले लीजिए और इसके जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको एक्सप्लेन भी करना है। थैंक यू।